हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है ये थर्ड पार्ट है। सीआरपीसी हम कर रहे हैं और ये थर्ड पार्ट है। हम रिसेंट क्लासेस में, इससे पहले क्लासेस में हम हायरार्की देख चुके हैं, कॉम्पिटेंसी देख चुके हैं। एक बार मैं उसको क्विक रिवीजन करके दिखाता हूँ आपको। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसका रिएटरेट करता हूँ मैं सारी चीजें एक बार, और फिर हम आगे देखेंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे जो सीआरपीसी में आपके काफी हेल्पफुल होंगे। बहुत बेसिक चीजें होंगी और काफी हेल्पफुल होंगी आपकी, और नॉट इवन कोर्स बट आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी बहुत मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ये सारी चीजें। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की बात करें, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स की अगर बात करें तो ये सारी चीजें हम अपनी अर्लियर वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अ, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। 5 मिनट लगेंगे, हम सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको भी रिवाइज हो जाएगा और आपको याद होने में भी इजी हो जाएगी चीजें, और आप आज के टॉपिक से कनेक्ट भी कर पाओगे। तो हमने क्या देखा था, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कैसे होती है, कोर्ट्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कोर्ट्स कैसे होते हैं, सबसे ऊपर कौन होता है फिर नीचे कौन होता है वो देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है। ठीक है। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं हाई कोर्ट से ना। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट भी आप कह सकते हो, बट सीआरपीसी की अगर बात करते हो, ट्रायल प्रोसेस की बात करते हो सारी चीजों की, तो वो हम हाई कोर्ट से देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम लैंड है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट से सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखो, सबसे ऊपर हाई कोर्ट स्टेट में आप समझते होगे कि जैसे पूरी कंट्री है इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें पूरी कंट्री की, ये बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, उन बच्चों के हिसाब से जो शायद पहली बार सीआरपीसी कर रहे हो या उनको पता ना हो चीजों का। तो ये बेसिक चीजें हैं, मोस्टली सबको पता होंगी, लेकिन फिर भी कई बच्चों को इन चीजों में कंफ्यूजन होती है। देखो सपोज ये इंडिया है, अभी मैं वो इंडिया की ड्राइंग तो बना नहीं सकता, तो मान लो कि इंडिया है और इसमें ये अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। इस तरीके से यूएस में है, यूएस में इस तरीके से स्टेट्स हैं। बट अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, मान लो आप जस्ट कंसिडर किए इंडिया है और उसमें ये अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या हमारे कंट्री में क्या है प्रोसीजर, कि हर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। कुछ स्टेट्स में कंबाइन भी कर रखा है, जैसे यूटी को किसी स्टेट के अंदर मिला रखा है, वो भी है। बट अभी मान के चलो कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट है। ठीक है। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, तो वो जो हाई कोर्ट है ना एक स्टेट का, सपोज ये यूपी है, ये सपोज ये यूपी है, तो इस यूपी का जो हाई कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन पूरे यूपी के ऊपर लगती है। ठीक है। वो यूपी का सबसे सुप्रीम कोर्ट है, मतलब अगर देखा जाए स्टेट वाइज, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे, स्टेट वाइज अगर बात करें तो यहाँ का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, ये यूपी है। तो यहाँ का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा माना जाएगा, यहाँ का हाई कोर्ट। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको ये चीजें, इनमें कंफ्यूजन होती है। मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं 2 मिनट का टाइम लेकर वो चीजें समझा रहा हूँ। तो ऐसे ही हर स्टेट में, ऐसे ही हर स्टेट में ना, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, जो उस स्टेट का सुप्रीम कोर्ट होता है एक तरीके से। मतलब मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप उसको उससे कंफ्यूज मत करना। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट है ना, वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट। अदरवाइज तो पूरी कंट्री की अगर आप बात करो तो ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट है। बट अभी हम सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे आ जाओ तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ठीक है। ये कहां पर होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जो बोलते हैं ना, कोर्ट ऑफ सेशन। ये हम कल कर चुके हैं ब्रीफ में, सेक्शन भी देख चुके हैं, 28 29 देख चुके हैं। मैं आपको एक रिवीजन दे रहा हूं कल की क्लास का। तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर होते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज,
जो हायरार्की की बात कर रहा हूं मैं, हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, उसके नीचे असिस्टेंट सेशन जज, और फिर उसके नीचे मजिस्ट्रेट्स कोर्ट आ जाती है, जिनमें कि आपका सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजेएम होते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहीं पर अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करोगे ना, तो यहां पर आपको सीएमएम और एसीएमएम देखने को मिलते हैं। सेम ही चीज होती है, बस ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में होते हैं और ये अदरवाइज होते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाओ तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसके भी नीचे आ जाओ तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। कुछ जगह पर पहले थर्ड क्लास भी होते थे, बट बाद में उनको रिमूव कर दिया गया। अब तो मेरे को तो दिखते नहीं कि कहीं पर, मेरे को तो ऐसा कोई पता नहीं, आपको पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। बट अभी का सिनेरियो ये है। इसके नीचे आ जाओ तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनकी हमने पनिशमेंट्स भी देखी थी, पावर भी देखी थी अपनी लास्ट क्लास में। तो हाई कोर्ट तो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है ना। हाई कोर्ट तो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, हमने देखा था 28 में। उसके आगे हमने देखा था सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट डेथ की जो कंफर्मेशन होगी ना, डेथ सेंटेंस अगर देनी है तो उसकी कंफर्मेशन आपको हाई कोर्ट से लेनी पड़ेगी। 366 और 368 में 8 के प्रोविजन है, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके आगे आ जाओ असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज की पावर अप टू 10 ईयर्स होती है, 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, 10 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, और फाइन कुछ भी दे सकते हैं। फिर आगे बात करें सीजेएम की, अगर आगे बात करें सीजेएम, एसीजेएम या सीएमएम, एसीएम, ये सब एक ही होते हैं। तो यहां पर पावर है 7 साल की, 7 साल की। फाइन कुछ भी, फाइन में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्लास की बात करें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो इम्प्रिजनमेंट आपको पता है 3 साल, और फाइन 10,000 रुपए। सेकंड क्लास की बात करें तो 1 ईयर और 5,000 रुपीज फाइन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आपको ज्यादा कुछ इसमें रोल मिलेगा नहीं सीआरपीसी में, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। ये सारा सिनेरियो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, और ये मैंने आपको एक रिवीजन दिया है, क्विक रिवीजन इन सारी चीजों के बारे में। फिर हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स टू पनिश, कोर्ट्स की क्या पनिश करने की पावर होगी, ट्राई कैसे करेगा कोर्ट, क्या ट्राई करने की पावर होगी, और क्या कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी। ठीक है ना, कॉग्निजेंस कब ले सकेगा कोर्ट, ट्राई कब कर सकेगा, मतलब कौन कोर्ट कर सकेगा ट्राई, किसके पास पावर होगी। तो ये हमने देखा था 6, 28, 29, 30, ये हम देख चुके हैं सारी चीजें। कॉम्पिटेंसी टू पनिश वाली हम देख चुके हैं, अभी भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है सेक्शन 26 से, और उसके अंदर हम चलेंगे 23 पे और 209 पर, 325 पर, 192, ये सारी चीजें इसके अंदर ही कवर होगी। टू ट्राई का मतलब है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स टू ट्राई, कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा मैटर को ट्राई करने के लिए। ठीक है ना, क्या सीधा हाई कोर्ट में जाओगे आप अपनी एप्लीकेशन को लेकर, कंप्लेंट को लेकर, या आप सेशन कोर्ट में जाओगे, या मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाओगे। तो ये सब कैसे डिसाइड होगा, और ये सब कहाँ लिखा है, क्या प्रोविजंस है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स टू ट्राई, ठीक है ना। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स टू पनिश देख चुके हैं कि कोर्ट्स कितनी पनिश कर सकते हैं, कितना कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। अभी आज हमें देखना है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स टू ट्राई। ठीक है ना, किस कोर्ट की क्या कॉम्पिटेंसी है ट्राई करने की, वो सारी चीजें आज हमें देखनी है। सेक्शन 26 करेंगे और साथ साथ में ये सारे सेक्शंस करेंगे, और ये बाद में देखेंगे हम टू टेक कॉग्निजेंस, ये हम देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई भी केस है क्रिमिनल केस, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्रिमिनल केस चलता कैसे। देखो, सबसे पहले एफआईआर हुई, कोई इंसिडेंट हुआ, फिर एफआईआर हुई सबसे पहले। ठीक है ना, सपोज कोई मर्डर हो जाता है, या XYZ कोई भी क्राइम, छोटा क्राइम मान लो या मर्डर ही मान लो, चलो, तो मर्डर हो गया और उसकी एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी।
तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन है ये, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, आप अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें कंप्लीट लिख सकते हो। इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, पुलिस रिपोर्ट होगी, ठीक है। पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट किसको देगी? मजिस्ट्रेट को देगी। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कॉग्निजेंस लेगा उस रिपोर्ट के ऊपर, ये कॉग्निजेंस है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उस रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, अब कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है? समन इशू करने की, इशू ऑफ प्रोसेस बोलते हैं उसको, इशू ऑफ प्रोसेस। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आप अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें पूरा लिख सकते हो। फर्स्ट टाइम पूरा लिखो, अगर बाद में आप जैसे आपको पता चल जाएगा तो फिर आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। तो एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, रिपोर्ट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया। फिर मजिस्ट्रेट ने जब कॉग्निजेंस लिया तो मजिस्ट्रेट कुछ तो करेगा, तो मजिस्ट्रेट ने समन करे, और समन करने के बाद पार्टी आती है, तो पार्टी को फिर 207 और मतलब जो एक्यूज्ड है उसको 207 208 के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सब क्या होंगे आगे बताऊंगा मैं, अभी आप बस ये जानो कि एक्यूज्ड आएगा, एक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, बताया जाएगा ना कि आपके खिलाफ क्या ऑफेंस है, क्या एफआईआर है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें। और उसके बाद की स्टेज आती है चार्ज की, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है, ठीक है। तो इसके बीच में वो प्ली ऑफ गिल्ट और वो सारी चीजें हो जाती हैं, और उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होती है। अगर एक्यूज्ड कहता है, एक्यूज्ड अगर गिल्टी बोलता है अपने आप को, प्लीड गिल्टी, तो वहीं पर मैटर खत्म हो जाता है। अगर नॉट गिल्टी बोलता है तो आपने देखा होगा ना मूवीज में भी, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, तो वो वाला मैटर होता है। वो बीच के कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो हम देखेंगे जब हम आगे करेंगे। अभी के लिए आप इतनी चीज समझो कि इस तरीके से प्रोसेस चलता है। एफआईआर हो के इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट होती है, तो मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है, और उसके बाद समन इशू करता है, पार्टी आती है, एक्यूज्ड आता है, और एक्यूज्ड को 207 208 के डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और प्ली ऑफ गिल्ट होने के बाद चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज आती है, ठीक है। अब देखो, यहां जो मजिस्ट्रेट ने जो कॉग्निजेंस लिया इस स्टेज पर, इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। किस मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी, किस मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होगी, तो वो होता है कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस। और जब चार्ज फ्रेम होते हैं तो चार्ज फ्रेम होने के बाद आगे ट्रायल चलता है, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं ना, उसके बाद आगे ट्रायल चलता है। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद आगे ट्रायल जब चलता है तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। यहां से डिसाइड होता है कि कॉम्पिटेंसी टू ट्राई किसके पास है, किस कोर्ट में ये मैटर ट्राई होगा। ट्रायल का अभी आप ये समझो कि जो सारे एविडेंस आते हैं और कोर्ट उसको हियर करता है, एविडेंसेस को, दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट को, और फिर जजमेंट देता है, तो वो सारा एक प्रोसेस होता है ट्रायल का। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ये आगे का प्रोसेस जो होता है ट्रायल का, ये कौन करेगा, ये यहाँ पर डिसाइड होता है। इधर यहाँ पर कॉम्पिटेंसी टू ट्राई वाली बात आती है। देखो, कॉग्निजेंस तो मजिस्ट्रेट ले लेता है हर मैटर में, चाहे वो सेशन ट्रायल हो, चाहे वो हाईकोर्ट ट्रायल हो, तो फर्स्ट टाइम तो मैटर मजिस्ट्रेट के पास ही आता है। तो यहां से डिसाइड नहीं होता कि ट्राई कौन करेगा। हो सकता है मजिस्ट्रेट के पास मैटर गया हो। देखो, कॉग्निजेंस तो मर्डर केस का भी मजिस्ट्रेट ही लेगा। कॉग्निजेंस तो कितना ही सीरियस हीनियस ऑफेंस हो, मजिस्ट्रेट ही लेगा, और उसके बाद प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है प्रोसेस। बट कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, बोथ दीज थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। कॉग्निजेंस लेना और ट्राई करना, ये दोनों मैटर्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। तो इसमें हम ये देखेंगे 323, 209, 26, 407, और कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस में 190, 91, 93, ये हम आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम ये इसको देखेंगे कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कि ट्रायल करने की पावर किसके पास होगी और कौन ट्राई करेगा, ठीक है। तो 26 से स्टार्ट करते हैं, 26 से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं और उसके बाद आप अपने बेयर एक्ट को पढ़ो,
बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, मतलब फिर बेयर एक्ट को समझेंगे। पहले मैं आपको 26 बता देता हूँ। देखो सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 दो पार्ट में डिवाइड करता है। सेक्शन 26 दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड करा है। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी में बी ट्राइड बाय। ऑफेंसेस कौन ट्राई करेगा? देखो ऑफेंसेस जरूरी नहीं है कि आईपीसी के ही ऑफेंसेस होते हैं। देखो क्रिमिनल ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेगा कि पोक्सो भी एक एक्ट है और आईपीसी भी एक एक्ट है। उसके अलावा आपको और क्रिमिनल एक्ट्स मिलेंगे, और कई क्रिमिनल एक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि टाडा भी आई थिंक क्रिमिनल एक्ट है, और मकोका आपने सुना होगा, और कई सारी तरीके के ऐसे एक्ट्स मिलेंगे जो स्टेट्स ने अपने स्टेट्स के अंदर बनाए हुए हैं। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग एक्ट बनाए हुए हैं, तो वो भी एक्ट्स हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट में अगर बात करें, जैसे कस्टम एक्ट ये मान लो, फेमा फेरा, इनमें भी क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, तो वो भी एक्ट्स हैं। तो ये क्या कहता है सेक्शन 26, ये बात करता है कि अगर आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, अगर आईपीसी के ऑफेंसेस हैं तो उनमें कौन ट्राई करेगा, उनमें कौन ट्राई करेगा वो बताता है। और अगर कोई और एक्ट है, कोई और एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी हो गया इसमें, फेमा फेरा है ना, पोक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, मतलब अगर कोई और एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसमें क्या प्रोविजन होगा वो बताता है, ठीक है। तो ये ए में है, ये बी में है, ठीक है। सेक्शन 26 आपको ये बताता है कि आईपीसी के ऑफेंसेस में कौन ट्राई करेगा, और अगर कोई और ऑफेंसेस है तो उसमें कौन ट्राई करेगा, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आईपीसी के ऑफेंसेस में देखो ये क्या कहता है कि तीन पार्टियां, जो तीन अथॉरिटीज हैं जो ट्राई करेंगी। एक तो आपको पता है हाई कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ सेशन, और एक एनी अदर कोर्ट। अब ये एनी अदर कोर्ट कौन सा है? जो भी मेंशन होगा फर्स्ट शेड्यूल में, जो भी मेंशन होगा फर्स्ट शेड्यूल में, और पर्टिकुलरली बात करें तो 6th कॉलम में, फर्स्ट शेड्यूल के 6th कॉलम में आपका जो एक्ट है ना, आपके पास जो एक्ट है उसके अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको शेड्यूल मिलेगा, ये शेड्यूल मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल, दो शेड्यूल है, दो शेड्यूल है पीछे। तो ये बात करता है उस शेड्यूल की। उस शेड्यूल में ये बता रखा है कि कौन से ऑफेंस को कौन ट्राई करेगा, ठीक है। हर ऑफेंसेस जो आईपीसी के ऑफेंसेस है, क्योंकि आईपीसी की बात कर रहे हैं पहले पार्ट में, तो आप पीछे देखोगे शेड्यूल में तो आपको मिलेगा कि हर ऑफेंस को ट्राई कौन करेगा, वो उसमें पर्टिकुलर सारी चीजें बताई हुई है। और क्या क्या बताई हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप इसको खोलते हो अपने बेयर एक्ट को खोलते हो, शेड्यूल में आते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, और इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। तो देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। अगर इसमें हो जाए तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, आप देखोगे ना ये फर्स्ट शेड्यूल, ये देखो आपको अपने बेयर एक्ट में पीछे मिलेगा, ये ऐसे फर्स्ट शेड्यूल लिखा है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस बता रखा है। देखो यहां पर आप देखो क्या है, सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और कौन कोर्ट ट्राई करेगा उसको, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सिक्स्थ उसमें दे रखा ना कॉलम में, ठीक है। तो ये चीज आप देखना, और इसको एक बार अपनी आंखों के आगे से निकालना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप इसको एक बार समझना, क्योंकि ये आपका काफी हेल्प करेगा कोर्ट्स में, प्रैक्टिकल भी और एग्जाम में भी। तो ये बताता है कि कौन सा सेक्शन है, क्या ऑफेंस है, उसकी क्या पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और कौन कोर्ट ट्राई करेगा। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 26 इसकी बात कर रहा है,
ठीक है। सेक्शन 26 इस चीज की बात कर रहा है कि ट्राई कौन करेगा, ठीक है, इस फर्स्ट शेड्यूल में। तो आईपीसी के मैटर में दोबारा से बता रहा हूं, अगर आईपीसी का मैटर है 26 में, अगर आईपीसी का मैटर है तो ट्राई कौन करेगा। 26 कहता है कि अगर आईपीसी का मैटर है तो कंकरेंट पावर होगी सबके पास। कंकरेंट मतलब होता है सबके पास बराबर पावर होगी, बराबर पावर ट्राई करने की, सब ट्राई कर सकते हैं। कौन कौन ट्राई कर सकता है? हाईकोर्ट भी ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, और अगर कोई और कोर्ट लिखा हुआ है, कोई और कोर्ट में कौन आ गया? मैजिस्ट्रेट आ गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम। तो वो कहाँ लिखा है? वो लिखा है आपका फर्स्ट शेड्यूल में, 6th कॉलम में, ठीक है ना, फर्स्ट शेड्यूल के 6th कॉलम में। तो इनके पास तो कंकरेंट पावर्स है। कंकरेंट पावर्स होती है या तो ये या ये, तीनों कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आईपीसी का देख लिया। अब अगर सपोज दूसरे लॉ का क्राइम है, किसी और लॉ में क्राइम हो रखा है, तो उसको ट्राई कौन करेगा? उसको ट्राई कौन करेगा? तो ये क्या कहता है कि या तो हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, या एनी अदर कोर्ट। अब एनी अदर कोर्ट में क्या कहता है? फर्स्ट शेड्यूल, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होगा, ठीक है। और अगर इसकी मैं बताऊं तो आप कहोगे कि शेड्यूल तो आईपीसी की बात करता है। आईपीसी की जरूर करता है, लेकिन शेड्यूल के लास्ट में आना तो आपको पार्ट 2 मिलेगा। एक मिनट दिखा देता हूं आपको, क्लासिफिकेशन 2। कईयों को तो ये मिलता ही नहीं है। कई बार मैंने देखा बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एक ही शेड्यूल है। मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पर ये खत्म होता है ना, उसके बाद आपको दूसरा देखने को मिलेगा। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। तो पहला शेड्यूल बात करता है आईपीसी के लॉज की, आईपीसी में जो सेक्शन है उनकी बात करता है पहला शेड्यूल। और दूसरा शेड्यूल आपका बात करता है अगेंस्ट अदर लॉज, अदर लॉज, ठीक है ना। ये अदर लॉज कोई भी हो सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल लॉ। तो ये बताता है पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर, 7 साल की अगर बात है तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, कोर्ट ऑफ सेशन उसको हियर करेगा, ठीक है। नॉट मोर देन 7 ईयर्स है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और लेस देन 3 ईयर्स फाइन तो एनी मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर कोई और लॉ है तो एक तो हाई कोर्ट को पावर दी गई है, और दूसरा क्या है? एनी अदर कोर्ट फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल बताता है। तो अभी आप देखोगे फर्स्ट शेड्यूल में कोर्ट ऑफ सेशन भी बताता है। अगर यहां पर लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ऑफ सेशन कर नहीं सकता है। तो इसने सिंपली ये कहा है कि जो भी आपका सेकंड शेड्यूल में, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में सेकंड पार्ट में बता रखा है, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट, इनके पास कैसी पावर है? कंकरेंट पावर्स है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। अभी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 26 पे आ जाओ, 26 पे आ जाओ। ये देखो, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, एनी ऑफेंस अंडर द आईपीसी, any offense under the IPC may be tried by High Court, Court of Session, any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable, ठीक है। Provided that the offense under section 376, 376A, B, C, D, E IPC shall be tried as far as practicable by a court presided over by a woman। तो ये कहता है कि अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं 376 A, B, C, D के, तो कोशिश की जानी चाहिए कि इसको वुमेन ही हियर करे। कोशिश, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर पॉसिबल, अगर हो सके तो अच्छा ही, इसका कहने का मतलब ये है। बी की बात करें, हमने ए देखा, बी देखो अब, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall when any court is mentioned in this behalf in such law tried by such court, and when no such court is mentioned may be tried by the high court या any other court by which such offense is shown in the first schedule to be triable, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको 26। मैंने आपको पूरा डिटेल में चार्ट के थ्रू बता दिया है।
यही चार्ट है, और इसी तरीके से आप इसको समझो तो आपको ज्यादा बेटर होगा। यही चीज लिखी हुई है, ये 3 चीज यहां पर लिखी हुई है, 2 चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। अब आप समझ गए होगे कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट। एनी अदर कोर्ट कौन सा, जो पीछे शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। हाउ विल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट विल ट्राई द केस अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ विल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट विल ट्राई द केस अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर हाई कंकरेंट पावर्स तो बता दी कि हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, एनी अदर कोर्ट ट्राई कर सकता है। बट आपके पास अगर कोई कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट लेकर जाते हो तो कहां जाओगे आप? सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आपको पता होगा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। तो अब इस केस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास होगी? और फर्स्ट टाइम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अगर आपको नहीं भी पता तो मैं आपको एक सिंपल वे में अगर कहूं तो आप ये बताओ कि फर्स्ट टाइम केस को कहां पर लेकर जाओगे? फर्स्ट टाइम केस किसके पास जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, सेशन कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जरूरी हो जाती है टेबल। इस टेबल में आपको पता चलेगा मेन, कोई भी ऑफेंस देख लो, कोई भी ऑफेंस देख लो, जैसे 172 का ऑफेंस देख लो तो मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है। ठीक है, और ये देखो 170 का देख लो, एनी मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट ऑफ सेशन दिखाऊं मैं आपको तो किसके पास जाएगा ना मैटर, वो सबसे पहले आपको यहां पे पता चलेगा। वो आपको यहां से पता चलेगा कि कौन सा मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ये देखो कोर्ट ऑफ सेशन का मैटर है, देखो 131 का मैटर, अबैटिंग म्यूटिनिटी और अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन फ्रॉम हिज अलायंस और ड्यूटी। ऐसे ही आपको और भी ऑफेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेडिशन का मैटर देख लो, कहां जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो क्या ये डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास चला जाएगा? क्या ये डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास चला जाएगा? ऐसे और भी कई ऑफेंस मिल जाएंगे आपको, तो इसको देख लेने पर चेक कर लेना। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है, हाउ विल द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ट्राई द केस अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखो होता क्या है कि सबसे पहले मैटर मजिस्ट्रेट के पास जाता है डायरेक्टली। कोई भी मैटर ना तो हाई कोर्ट जाता है और ना ही कोर्ट ऑफ सेशन जाता है। ठीक है, सबसे पहला ट्रायल कहां पर होता है? सबसे पहले कॉग्निजेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉग्निजेंस, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉग्निजेंस और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई में फर्क होता है। तो कॉग्निजेंस जो होता है ना, सबसे पहले मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाऊं, ये जो कॉग्निजेंस की स्टेज होती है ना यहां पर, ये हमेशा मजिस्ट्रेट के पास होती है। ये कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास के पास। तो जब कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैसे ट्राई कर सकते हैं मैटर को? ठीक है भाई, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो होता है वो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना। सबसे पहले कंप्लेंट हुई और कोई भी ऑफेंस हुआ तो मजिस्ट्रेट के पास जाता है मैटर। तो उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे 407, 323, 209 और 325। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों को तो देख ही ले कम से कम। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये सबमिशन का मैटर होता है। अभी हम देखेंगे 407, 323 और 209। ठीक है, तो 407 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, या पहले 407 देख लेते हैं फिर बताता हूं आपको। देखो क्या होता है कि हाई कोर्ट के पास कैसे जाता है मैटर, पहले उसकी बात करते हैं कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मैटर कैसे जाता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि ट्रायल ही हाई कोर्ट कर रहा है, ट्रायल ही हाई कोर्ट कर रहा है, अपील में नहीं जा रहा मैटर। जो ट्रायल है ना मेन स्टार्टिंग से, जो एविडेंस लेने, दोनों पार्टी के आर्गुमेंट सुननी, हियरिंग करनी, वो ट्रायल कोर्ट कर रहा है। वो कैसे होगा? नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली नीचे ऑफेंस ट्राई हो जाता है एक बार,
उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट खुद ही ट्राई करे? जी हाँ, हो सकता है। 26 तो इसके बारे में कहता भी है, और 26 में पावर प्रोवाइडेड है कि हाई कोर्ट के पास कंकरेंट पावर्स है किसी भी क्रिमिनल मैटर को ट्राई करने की। ठीक है, बट ऐसा होगा कैसे? देखो क्या होगा, इफ अ मैटर इज पेंडिंग विद कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एटसेट्रा, किसी के पास भी मैटर पेंडिंग हो, ये प्रोसेस हमेशा यही रहता है जो मैंने आपको ऊपर लाइन में बताया ना। मैं फिर आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसको ध्यान रखो, इसको बना के रखो अपने पास। प्रोसेस यही होता है, एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस रिपोर्ट हो गए, कॉग्निजेंस के लिए जेएमएफसी के पास मैटर जाता है। जेएमएफसी या जुडिशियल सीजेएम के पास भी चला जाता है कई बार, लेकिन आप मान के चलो जेएमएफसी के पास जाता है। डायरेक्टली हाई कोर्ट तो जाता नहीं, ऐसा तो होगा नहीं आपके एरिया में क्राइम हुआ तो सीधा मैटर गया हाई कोर्ट में, ऐसे नहीं होगा। आपके एरिया में क्राइम हो तो आपके एरिया के मजिस्ट्रेट के पास मैटर जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। फर्स्ट इंस्टेंस में उसी के पास मैटर जाएगा, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ही लेगा हमेशा, चाहे मर्डर मैटर हो, चाहे रेप मैटर हो, चाहे डेकोइटी हो, चाहे कोई भी मैटर हो, तो कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट के पास होगा। अब मजिस्ट्रेट के पास जब कॉग्निजेंस हुआ तो हाईकोर्ट के पास कैसे जाएगा मैटर? मान लो मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर रहा है या कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्राई कर रहा है, ठीक है, मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है या कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर ट्राई हो रहा है, तो हाई कोर्ट के पास कैसे जाएगा मैटर? देखो, या तो ऑन एप्लीकेशन, कोई पार्टी एप्लीकेशन लगाए, या हाई कोर्ट को खुद ही लगे और हाई कोर्ट खुद ही, मान लो कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर चल रहा है, मर्डर मैटर है और कोर्ट ऑफ सेशन के पास चल रहा है, ठीक है, तो अब हाई कोर्ट को अपने पास उसको ट्राई करना, हाई कोर्ट सोचता है कि नहीं यार मैटर थोड़ा सीरियस है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का या XYZ कोई भी रीजन हाई कोर्ट को लगता है, तो हाई कोर्ट उसको अपने पास कैसे बुलाएगा? या तो एप्लीकेशन पे कोई भी पार्टी प्रोसिक्यूटर या दूसरी पार्टी एप्लीकेशन लगाए, ठीक है, तो हो सकता है हाई कोर्ट को लगे, हाई कोर्ट कंसिडर करे उस एप्लीकेशन को कि हाँ ऐसा कुछ मैटर है, तो हाई कोर्ट उसको अपने पास कॉल कर सकता है। या सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, खुद से, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि खुद से हाई कोर्ट किसी भी मैटर को विड्रॉ कर सकता है नीचे वाली कोर्ट से, विड्रॉ द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड ट्राई इट इटसेल्फ, अपने आप ट्राई कर सकता है मैटर को। अपील में नहीं आया मैटर, ये मत सोचना अपील हो गई है, अपील नहीं हुई है, नीचे ट्राई हुआ ही नहीं, नीचे से कोई डिसीजन आया ही नहीं है, हाई कोर्ट ने सिर्फ उसको विड्रॉ कर लिया वहां से और अपने पास ट्राई कर रहा है। तो फर्स्ट ट्रायल कहां पर हुआ? हाई कोर्ट के पास हुआ फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। एक बार 407 को देखते हैं, एक बार 407 को देखते हैं। हाई कोर्ट के पास कैसे जाएगा मैटर, वो बता रहा हूं मैं आपको कि कॉग्निजेंस जब मजिस्ट्रेट ने लिया और मान लो मैटर चल रहा है मजिस्ट्रेट के पास या फिर मैटर चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो उस केस में क्या हो सकता है? 407 देखते हैं। जो रेलेवेंट पार्ट है, पूरा 407 में आपको अभी नहीं करा रहा, लेकिन जो रेलेवेंट पार्ट है मैं आपको वो करा रहा हूं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो देखो, whenever it is made to appear to high court that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in a criminal court subordinate thereto, or the some question of law of unusual difficulty is likely to arise, that an order under this section is required by any provisions of this code or will tend to general convenience of the parties or witness or is expedient for the ends of justice। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कभी भी हाईकोर्ट को ऐसा लगे, वेन एवर इट इज मेड अपियर टू द हाईकोर्ट, या तो हाईकोर्ट को कोई ऐसा बताए या हाईकोर्ट को ऐसा लगे कि नीचे फेयर ट्रायल इम्पार्शियल ट्रायल नहीं हो सकता, भाई कोई मान लो बहुत इन्फ्लुएंशियल मैटर है और कोर्ट को लगता है कि नहीं नीचे फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, बहुत हाई प्रोफाइल मैटर कोई भी कोर्ट को लगता है जिसमें पब्लिक के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, या सपोज देश के सबसे अमीर आदमी का या देश के सबसे पॉलिटिकल मैटर्स नीचे चल रहे हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं नीचे मैटर सही से ट्राई हो नहीं पाएगा और नीचे इन्फ्लुएंस हो सकती है, इन्फ्लुएंस कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या पार्टीज के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैनॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट, नीचे कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये हो नहीं पाएगा उस केस में
या फिर कोई अनयूजुअल डिफिकल्टी का केस है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। इन सारी सिचुएशंस में अगर हाईकोर्ट को लगता है तो हाईकोर्ट क्या करेगा, इट में ऑर्डर that any offence to be inquired into or tried by any court not qualified under 175 to 185 but in other respect competent to inquire into or try such offence, that any particular case or appeal or class of cases or appeal be transferred from a criminal high court to subordinate to its authority to any other criminal court of equal or superior jurisdiction। तो ट्रांसफर कर सकता है कोर्ट, या फिर दैट एनी पर्टिकुलर केस भी कमिटेड। ये देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। दैट एनी पर्टिकुलर केस भी कमिटेड फॉर ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन, दैट एनी पर्टिकुलर केस भी कमिटेड फॉर ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील भी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। ये फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड और थर्ड पार्ट अभी समझाऊंगा, पहले फोर्थ पार्ट आपको समझ में आया। यहां पर कोर्ट के पास ये पावर है दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। तो इस पावर के अकॉर्डिंगली 407 में 1 का 4 है ना, 40714, ठीक है। ये यहां पर हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो विड्रॉ कर ले किसी भी मैटर को नीचे से, कोर्ट ऑफ सेशन से या मजिस्ट्रेट से, और खुद ही ट्राई कर ले उसको, ठीक है। एक तो ये पावर हो गई हाईकोर्ट के पास। अगर हाईकोर्ट को ट्रायल करना है तो क्या कैसे प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर होगा। पहले तो कॉग्निजेंट नीचे चल रहा है मैटर सपोज, तो अगर हाईकोर्ट में आप उसको चाहते हो कि हाईकोर्ट में मैटर चले, कोई ऐसा मैटर है जो हाईकोर्ट में चलना चाहिए या हाईकोर्ट को खुद ऐसा लगता है, तो या तो एप्लीकेशन से हो जाएगा या सुओ मोटो 40714 की एप्लीकेशन से, ठीक है। और हाईकोर्ट के पास ये सिमिलर पावर है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कमिटल क्या होता है। देखो कमिटल क्या होता है। हम कमिटल की बात करते हैं, किसी भी मैटर को कमिट करना, अगर आपने सुना हो कमिटल। देखो सपोज एक मैटर क्या है, चल रहा है एमएम के पास, ठीक है। ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल कॉग्निजेंस हो ले लिया मजिस्ट्रेट ने, और मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चल रहा है। और इस स्टेज पर आके मजिस्ट्रेट को पता चलता है, यहां पर उसने कुछ एविडेंस ले लिए, कई तारीख हो चुकी है यहां तक। अब यहां पर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ये ऑफेंस, तो इसके लिए तो पनिशमेंट सपोज 10 साल की है, 10 साल की पनिशमेंट देनी पड़ेगी, और मेरे पास तो इतनी पावर है नहीं, है ना। मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, एमएम के पास चल रहा है मैटर। तो मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि 10 साल की सजा इस मैटर में, और मेरी तो पावर जो है कितनी है, मैक्सिमम पावर। हमने पढ़ा ना, सीजीएम की 7 साल होती है और एमएम की 3 इयर्स होती है, ठीक है। और फाइन वाइन की भी जोड़कर, फाइन वाइन या सारी चीजें जोड़कर सपोज ये 4 साल तक पहुंच जाता है, ठीक है। या डबल भी कर लो इसकी, 6 साल, कुछ प्रोविजंस है जहां पर डबल पनिशमेंट हो सकती है, तो 6 साल मान, लेकिन फिर भी 10 साल तक तो पहुंच नहीं पा रहा, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि 10 साल की सजा होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेगा मजिस्ट्रेट, इस सिचुएशन में क्या करेगा मजिस्ट्रेट, तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट इसको कमिट कर देगा। इसको बोलते हैं कमिट करना, मतलब वो अपने सुपीरियर जज के पास, अपने से ऊपर पोस्ट वाले जज के पास उस मैटर को सेंड कर देगा कि आई थिंक क्या, मजिस्ट्रेट उसको ऊपर अपने सुपीरियर ऑफिसर के, जो उसका सुपीरियर होगा, सुपीरियर कौन है एमएम के ऊपर कौन है, सपोज कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड कर सकता है उस फाइल को, ठीक है, ताकि उसको ये 10 साल वाली सजा दी जा सके। और कोर्ट ऑफ सेशन के पास तो पावर है, तो कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। तो इस फाइल को सेंड करने को बोलते हैं कमिट करना, ठीक है। आपके पास पावर नहीं है उतनी, ये कई सिचुएशंस हो सकती है इसमें। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये पनिशमेंट की बताई है, और भी कई सिचुएशंस हो सकती है। तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फाइल को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेंड कर देंगे फाइल को। तो कमिटल जो होता है ना, वो 2 तरीके से होता है, 209 में होता है और 323 में होता है।
ये जो कमिटल होगा ना, मजिस्ट्रेट कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन को, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है 209 में, एक होता है 323 में। जो मैंने आपको ये वाला बताया, यहां पर आके बीच में उसको पता चलता है, तो यहां पर तो लगेगा 323, ठीक है। लेकिन कुछ ऑफेंसेज अगर आप देखोगे पीछे शेड्यूल में, कुछ ऑफेंसेज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि कॉग्निजेंस हमेशा हमेशा कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस हमेशा कौन लेगा, कॉग्निजेंस हमेशा मजिस्ट्रेट लेगा। मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले आएगी फाइल, मजिस्ट्रेट ने ले लिया कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट को, ये मजिस्ट्रेट भी जो है ना, उनके पास भी बेयर एक्ट होता है, तो वो अपने बेयर एक्ट को चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है 6th कॉलम में, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये मैटर तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, मजिस्ट्रेट के पास तो पावर ही नहीं है। फर्स्ट अपीयरेंस पे अभी ट्रायल वायल कुछ चालू नहीं हुआ है, सिर्फ कॉग्निजेंस लिया है उसने। कॉग्निजेंस लेके उसको पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ये मैटर तो कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रायबल है। कोई भी मैटर मान लो, इस केस में हम ये मान रहे हैं, तो ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल। जो शेड्यूल में लिखा हुआ है ना कि भाई ये तो इसका तो ट्रायल जो है ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास होगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। मतलब शेड्यूल में लिखा गया है, शेड्यूल ने बोल दिया भाई कोर्ट ऑफ सेशन करेगा तो कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा, मजिस्ट्रेट नहीं देख सकता उस मैटर को, ठीक है। मजिस्ट्रेट अगर देखेंगे तो फॉल्ट हो जाएगा वो, ठीक है, प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मतलब जो लिखा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन करेंगे ट्रायल, तो वही करेंगे। तो कॉग्निजेंस तो लेता मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। फिर से ऊपर चलते हैं एक बार, यहां पर अगर देखें तो कॉग्निजेंस किसने लिया था, यहां पर ये कॉग्निजेंस जो ले रहा था, ये कॉग्निजेंस लिया था मजिस्ट्रेट ने। और मजिस्ट्रेट को पता चला, मजिस्ट्रेट ने अपना बेयर एक्ट ओपन किया, पीछे देखा ट्राइबल बाय कौन है, ट्राइबल बाय लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ सेशन। पावर किसकी, ट्राई करने की, कोर्ट ऑफ सेशन की। तो मजिस्ट्रेट यहां से उठा के उसको सीधा कमिट कर देगा, सीधा उसको कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है। मतलब उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास सेंड कर देगा। और ये जो पावर है, ये पावर है 209 की। जब पीछे बेयर एक्ट में लिखा हो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसको बोलते हैं 209, ये 209 में जाता। लेकिन जो मैंने आपको यहां बताया था कि भाई बाद में आके उसको पता चलता है मजिस्ट्रेट को, ट्राइबल पावर तो है मजिस्ट्रेट के पास ट्राई करने की, लेकिन उतना पनिश करने की पावर नहीं है। ट्राई करने की पावर है, उतना पनिश करने की पावर नहीं है। वो केस जाएगा 323 में, वो केस जाएगा 323 में। 323 को देखते हैं पहले, फिर मैं आपको 209 बताऊंगा। तो पहले 323 देखते हैं, ठीक है। 323 पर आ जाओ। कहां गया ये, 320 में कंपाउंडेबिलिटी की टेबल्स आती है। देखो, if in any inquiry into an offence or tribal before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment, judgment sign करने से पहले तक, that the case is one which is ought to be tried by, यहां पर ये मार्क कर लेना, which is ought to be tried by court of session, he shall commit it to the court under the provisions herein after provided contained, ठीक है। ये क्या कहता है, इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस, कोई भी इंक्वायरी हो रही ना ऑफेंस में, और ट्रायल, या तो इंक्वायरी के स्टेज पर ही पता चल जाए या फिर ट्रायल स्टेज पर। ट्रायल चल रहा था ना बीच में, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये ट्रायल नहीं चल रहा है, ये ट्रायल चल रहा है। तो यहां पर आके मजिस्ट्रेट को पता चलता है स्टेज पर आके कि वो तो ये उसके पास पावर ही नहीं है। It appears to him at any stage of the proceeding before signing it the judgment that the case is one which is ought to be tried by court of session. ये एक तो ऐसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए। यहां पर आके उसको रियलाइज होता है कि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए, तो यहां से वो कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड कर देगा। ये कहता है 323, ठीक है।
ये लिखा हुआ है आपका 323 में, ठीक है। He shall commit it to that court under the provisions hereinafter contained. All right. अब 209 में चलते हैं। ये तो 323 बताया मैंने, ये कब की बात है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों कमिटल की बात करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो बताया मैंने आपको। एक तो स्टार्टिंग में ये आपको पहले ही पता है, आपने पहले ही बेयर एक्ट उठाया, कमिटल आपको पता है कि ये तो एक्सक्लूसिव ट्राइबल, आपके पास पावर ही नहीं है, आपके पास पावर ही नहीं है उसको ट्राई करने की, तो वो होता है 209। लेकिन आपके पास ट्राई करने की पावर है, लेकिन उतनी पनिश करने की नहीं है, या फिर और कुछ सिचुएशंस होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। उन सिचुएशंस में 323 अप्लाई होता है। एक बार 209 पर आ जाओ। देखो आपको लग रहा होगा कि हम आगे पीछे सेक्शंस पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। देखो कभी भी बेयर एक्ट को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आप सेक्शन 1 से पढ़ना उसको स्टार्ट करो, 1 2 3 4 करके पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कभी भी बेयर एक्ट। ये लॉ है और लॉ को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। इंटरकनेक्शन होता है हर सेक्शन का, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से मिल रहा है, सेम बेयर एक्ट में भी हो सकता है ये काम। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आईपीसी का 64 65 रेलेवेंट है, ठीक है ना, 28 29 के साथ में, 30 के साथ में। तो ऐसा होता है, आपको बेयर एक्ट ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और यही प्रोसेस होता है पढ़ने का। तो जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्टेज वाइज समझोगे ना, स्टेज वाइज आप स्टेज समझो कि किस स्टेज पे क्या होगा और किस स्टेज पे आपको क्या चीजें यूज करनी है, तो उससे आपको चीजें ज्यादा इजी होंगी। आप ये मत समझो कि 1 2 3 का कैसे बेयर एक्ट नहीं पढ़ा जाता कभी भी। स्टेजेस समझो, स्टेजेस कि प्री ट्रायल स्टेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास में, हमें 4 स्टेजेस में सारी चीजें देखनी है ना। तो 209 आ जाओ, यहां पर देखते हैं इसको क्या कहता है। वेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, ये हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट का केस क्या होता है, अदरवाइज केस क्या होता है, ये हम देखेंगे बाद में। द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट and it appears to the magistrate that the offense is tribal exclusively by the court of session. मैजिस्ट्रेट को पता है कि ये ट्रायल, ये मैटर जो है तो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, मेरे पास तो इसके और ट्राई करने की पावर ही नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंस तो हमेशा मैजिस्ट्रेट ही लेता है। तो दोबारा पढ़ो, व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आता है या तो पुलिस रिपोर्ट से मतलब एफआईआर से या कंप्लेंट से, द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और एक्यूज आता है मैजिस्ट्रेट के आगे, एंड इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और मैजिस्ट्रेट को पता है कि ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, मेरे पास तो पावर ही नहीं है इसको ट्राई करने की। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 207 208 एज द केस मे बी द केस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द एक्यूज टू कस्टडी until such commitment has been made. तो मैं बताऊं कि क्या करेगा मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर आया, मैजिस्ट्रेट के पास कोई मैटर आया, मैजिस्ट्रेट को फर्स्ट अपीयरेंस में पता चल गया कि ये मैटर तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन से, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन से, मतलब मेरे पास पावर नहीं है इसको ट्राई करने की। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कमिट करेगा उस मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है, कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, उस मैटर को कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। और कमिट करते टाइम वो क्या कर सकता है, अगर बेल रिक्वायर्ड है, कहीं पर बेल देनी है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई इस मैटर में तो बेल दी जानी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है उस मैटर में, बिल्कुल ठीक है। 207 और 208 के प्रोविजन से कंप्लाई कर सकता है और रिमांड पर भी भेज सकता है, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकता है उसको कमिट करते टाइम। तो ये 3 चीजें मजिस्ट्रेट कर सकता है, करेगा, ये तो करना पड़ेगा उसको। 207 मतलब इसमें तो डॉक्यूमेंट्स देने की बात होती है कि आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे। तो देखो यहां पर, कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 207 208, ये वाले प्रोविजन से कंप्लाई करके कमिट कर देगा, एज द केस में बी टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द एक्यूज टू द कस्टडी,
until such commitment has been made। ठीक है, जब तक कमिटल नहीं होता है तब तक या तो बेल दे दे या रिमांड कर दे, जो भी उसको लगे अच्छा, मतलब जो भी डिस्क्रिशन हो जज की। Second thing is subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial। Third thing, send to that court the record of the case and the documents and articles if any which are to be produced in evidence। है ना, ये सिंपल है कि भाई डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल जो भी है उनको भी साथ में कोर्ट में सेंड कर देगा। और फोर्थ चीज है, नोटिफाई द पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको नोटिफाई कर देगा, उसको भी एक नोटिस दे देगा दैट आई एम सेंडिंग दिस मैटर टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कमिटिंग दिस मैटर टू कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है ना, तो ये 209 कहता है। बेसिकली जो मैंने आपको बताया इन शॉर्ट में, 209 बात करता है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल की, और 323 बात करता है अगर मिडल में कहीं पर उसको लगता है मजिस्ट्रेट को, तो उसकी बात करता है, उसमें कमिटल के केस में 323 अप्लाई होगा। अब एक चीज और देखो कि जो प्रोसीजर बताया हुआ है ना, सपोज 323 में आपको 323 में करना है, सपोज 323 में आपको यहां पर आ जाओ, इस केस में यहां पर आपको बीच में जाके जो पता चला कि भाई ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए, तो इस केस में आपको पता चला यहां पर, तो यहां पर आप कमिट करोगे कैसे? प्रोसीजर तो 323 बताता नहीं है, 323 कोई प्रोसीजर नहीं बताता आपको। प्रोसीजर के लिए आपको 209 में ही जाना पड़ेगा। और जो ये प्रोसीजर है ना सारा, कि भाई 207 208 से कंप्लाई करना है, बेल रिमांड का प्रोसेस है वो कर सकते हो, पीपी को बताना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल जो भी हो सारी चीजें सेंड करोगे, है ना। तो प्रोसीजर तो यही होगा सारा 209 का, 323 का मैटर हो या 209 का मैटर हो, प्रोसीजर यही अप्लाई होगा दोनों में, क्योंकि 323 में कोई प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड किया हुआ, इसलिए प्रोसीजर 209 का ही अप्लाई होगा। अब मैं आपको कुछ ग्राउंड्स बताता हूं कि 323 के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस ग्राउंड पे आप कमिट कर सकते हो। एक तो वही कि पहले आपको देखो, इनिशियली वाज नॉट फाउंड टू बी अ केस ऑफ 209 बट लेटर इट वाज रिवील्ड। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें यहां से मैटर की, तो यहां पे मैटर आया एमएम के पास, यहां तक चला, यहां पर एमएम को नहीं लगा कि ये मैटर जो है, ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन कैसे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है। जैसा मान लो यहां पर जो मैटर था, किसी के साथ मारपिटाई हुई तो 307 लग गई, या 323 लग गई, या 325 लग गई। किसी के साथ मारपिटाई हुई, सपोज दो आदमियों का झगड़ा हुआ, एक आदमी को ज्यादा चोट आ गई, तो मैटर हो जाता है 307 का मैटर हो जाता है, या 323 का मैटर, या 325 का, कोई भी मैटर हो जाता है इनमें से। तो वो तो मजिस्ट्रेट के पास ट्राइबल है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है उसको ट्राई करने की। लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि आदमी मर जाता है हॉस्पिटल में, और ये मैटर कन्वर्ट हो जाता है 302 में। ठीक है, यहां पर जाकर कहीं पर ये आदमी की डेथ हो जाती है इस स्टेज पर, तो अब तो मजिस्ट्रेट को पता है ना कि ये मैटर तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, ये मैटर तो 302 का मैटर हो गया। तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 323 में उसको कमिट कर देगा, और प्रोसीजर कौन सा यूज करेगा, 209 का। क्लियर है, प्रोसीजर यूज होगा 209 का, और कमिट कर देगा 323 में। तो यही कहता है इनिशियली इट वाज नॉट फाउंड टू बी अ केस अंडर 209। इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पर 209 का केस नहीं था, लेकिन बीच में आके कहीं पर हो गया, तो अब उसको कमिट कर देगा। इनकम्प्लीट टू गिव दैट मच ऑफ सेंटेंस, उतने सेंटेंस उतना पनिशमेंट नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट, ये भी एक ग्राउंड है। ग्रेविटी और सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस, काफी ग्रेव ऑफेंस है, काफी सीवियर ऑफेंस है। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लार्ज स्केल पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इट कैनॉट बी कमिटेड ऑन मियर विशेस ऑफ पार्टीज। अब कब कमिट नहीं हो सकता, अब मान लो दोनों पार्टीज कह रही है कि हमारा केस कमिट कर दो, हमें कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मान लो किसी पार्टी का कोर्ट ऑफ सेशन में जज जानकार है, उसकी अप्रोच है, और कुछ भी कोई भी रीजन है, अप्रोच ना भी और भी कोई रीजन हो, मान लो उसकी जात का है, उसके कास्ट का है, उसके गांव का है, उसका दोस्त XYZ कुछ भी है, और पार्टीज कहती है कि हमें सेंड कर दो कोर्ट ऑफ सेशन में, तो ऐसा नहीं होगा, पार्टीज के विश पे काम नहीं होता है। ठीक है, कोर्ट में सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंगली होती है, तो किसी पार्टी के विश पे कोई काम नहीं होगा, और किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं होगा। जो ड्यू प्रोसेस है, अगर ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है तो उसको मजिस्ट्रेट ही ट्राई करेगा।
एक चीज और रह गई, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसके बाद तो ये लास्ट चीज है। देखो, मैजिस्ट्रेट शैल कमिट अंडर 323 ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग सम विटनेसेस। अगर आप कमिट कर रहे हो 323 में, 323 में अगर आप कमिट कर रहे हो, तो आप कुछ एविडेंसेस लोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास आया मैटर और आपने कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड कर दिया। आप आपको कुछ एविडेंस लेने पड़ेंगे, कोई डॉक्यूमेंट, किसी के एविडेंसेस, और उसके बाद ही तो आपको लगेगा ना कि ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल है, या मैं इसमें पनिशमेंट नहीं दे सकता, या और भी कोई सिवियरिटी जो भी आपको लग रही है। तो ये रीजन है कि 323 में कोई विटनेसेस लेना जरूरी होता है। बिना विटनेसेस के आप डायरेक्टली कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देखी, ग्राउंड्स देख लिए। उससे पहले मैंने आपको कमिटल समझाया 209 का, 323 का, और 407 की हमने बात करी, हाई कोर्ट के पास मैटर कैसे जाएगा, और कमिटल जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास होता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर कैसे जाएगा। ठीक है, तो हमने 407 देखा, 323 देखा, 209 देखा, 325 रहता है, इसको हम कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये सारा प्रोसेस 26 का, 26 में किसके पास पावर है, ठीक है, ट्राई करने की पावर किसके पास है, तो ये सब देखा हमने। ठीक है, आई होप आपको इजीली चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। आप एक दो बार दोबारा वीडियो को देखें, वीडियो आपके पास अवेलेबल ही है। आप एक बार इसको दोबारा देखो, दो बार नहीं तो तीन बार देखो। तो जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको ज्यादा क्लियरिटी, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एंड करते हैं, यहाँ पर इसको एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो मैंने बात बताया आपको 190, 191, 3, वो सारी चीजें आगे आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे हम। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कॉग्निजेंस लेगा कौन, है ना। कॉग्निजेंस जो हमें देखना है वो आपका उसी में आएगा पॉइंट, और सबमिशन वाला पॉइंट 325 में। तो चीजें बहुत सारी हैं अभी, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझा पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।